फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसटी स्कैन यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये जो स्कैन है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ये जो स्कैन है वो हर किसी को डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते हैं। देयर आर ओनली फ्यू केसेस जिसमें डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे एनएसटी स्कैन के लिए। आई वाज वन ऑफ देम, मुझे भी सजेस्ट किया था डॉक्टर ने फॉर एनएसटी स्कैन। तो एनएसटी स्कैन होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या हमारे बेबी को कोई रिस्क होता है जिसकी वजह से डॉक्टर हमें ये सजेस्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में इन सारे ही क्वेश्चंस पे एक एक करके बात करेंगे। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि क्यों मुझे डॉक्टर ने एनएसटी स्कैन के लिए सजेस्ट किया था एंड मेरे रिजल्ट्स क्या रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ व्लॉग्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जान लेते हैं कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है इसको करने का। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस माँ या बच्चे को नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम एनएसटी स्कैन यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट रखा गया है। अगर बात करें कि इसे करवाया कब जाता है, तो फ्रेंड्स ये लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि आफ्टर 28 वीक्स जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है तब आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। बट नॉट इन ऑल केसेस, हर प्रेग्नेंट वुमेन को ये स्कैन नहीं करवाना पड़ता है। किनको करवाना पड़ता है वो मैं आपको वीडियो में भी आगे बताऊंगी। अगर बात करें कि ये एनएसटी स्कैन हम करते क्यों हैं, तो फ्रेंड्स इसके थ्रू हमें दो चीजों का पता चलता है। एक तो बच्चे की एफएचआर यानी कि फिटल हार्ट रेट, बच्चे की धड़कन, और दूसरा जो होता है वो बेबी के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं वो पता करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। जिस प्रकार से अडल्ट के अंदर हार्ट रेट को चेक करने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं, उसी प्रकार से बच्चे की धड़कन जानने के लिए हम एफएचआर करवाते हैं, जो कि एनएसटी स्कैन के थ्रू पता चलता है। अब बात करते हैं कि क्या सबको प्रेगनेंसी के दौरान ये एनएसटी स्कैन करवाना पड़ता है, और अगर नहीं तो किनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एनएसटी स्कैन करवाने के लिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर सिंपल सा है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हर प्रेग्नेंट वुमेन को एनएसटी स्कैन नहीं करवाना पड़ता है, बट इन केस फॉर सेफर साइड आप चाहती हैं अपने बच्चे की धड़कन को मॉनिटर करना, उसकी मूवमेंट्स को मॉनिटर करना, तो आप ये एनएसटी स्कैन करवा सकती हैं। बट आपको ये कंपलसरी नहीं होता है। कि कंपलसरी किन के लिए होता है या फिर डॉक्टर किनको सजेस्ट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो केस बनता है जिसमें डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है एनएसटी स्कैन के लिए, वो होता है आपकी अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वो डॉक्टर लास्ट ट्राइमेस्टर में एनएसटी स्कैन के लिए सजेस्ट करते हैं या फिर लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, टू मॉनिटर बच्चे की हार्ट रेट एंड उसके जो मूवमेंट्स है उसको। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कौन सी होती हैं, क्या मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। तो फ्रेंड्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वो होती हैं जिनको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे कि आपका जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, या फिर अगर आपके बेबी का जो वेट है वो काफी कम है ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, या फिर काफी ज्यादा वेट है बेबी का, तो इस केस में भी मॉनिटरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी जो बेबी के अराउंड वो जो एम्यूनेटिक फ्लूइड होती है उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में भी आपकी जो प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क हो जाती है। डॉक्टर आपको एनएसटी स्कैन के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेज का, तो इस केस में भी डॉक्टर जो होते हैं वो मॉनिटरिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं एंड वो आपको एनएसटी स्कैन के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो ड्यू डेट है वो पास हो चुका है, यानी कि जिस डेट पर आपकी डिलीवरी होने वाली थी उस डेट पर अगर आपकी डिलीवरी नहीं होती है, तो उस केस में भी डॉक्टर को जो है वो मॉनिटर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं, इसीलिए एनएसटी स्कैन आपको यहाँ पर भी सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और अदर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो इन केसेस में भी आपको जो है डॉक्टर एनएसटी स्कैन के लिए सजेस्ट करेंगे। अब बात करें अगर इसके प्रोसीजर की कि कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको बेड के ऊपर लाइट ऑन करवा देते हैं एंड दो स्कैनर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपका जो एक पार्ट है वो आपके टमी के ऊपर लगाया जाता है और एक जो होता है वो टमी के लोअर वाले हिस्से में लगाया जाता है। तो ऊपर वाला जो स्कैनर होता है वो आपके बच्चे की जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करता है, और नीचे वाला जो स्कैनर होता है वो ये देखता है कि कहीं आपके कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपको लेबर पेन होने वाले हैं या नहीं, ये सारी चीजें मॉनिटर करता है नीचे वाला स्कैनर। साथ ही में आपको एक बजर पकड़ाया जाता है, यानी कि मदर को एक हाथ में बजर दिया जाता है, जिससे कि जब जब बच्चा केक मारता है या फिर मूवमेंट करता है तो उस केस में आपको बजर को दबाना है। इससे जो होता है वो बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो रिकॉर्ड होती है। तो ये जो काम है वो लगभग 20 to 30 मिनट्स तक होता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। जब जब आपका बेबी किक मारता है या मूवमेंट करता है तो आपको वो बजर को प्रेस करना है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको हैंड टू हैंड वहीं पे प्रिंट करके वो लोग दे देते हैं एंड उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं फॉर द रिजल्ट्स।
अब बात करते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कैसे पढ़ने होते हैं या फिर कौन से केस में हमें घबराने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो रिजल्ट है वो दो तरीके से पढ़ा जाता है, या तो वो रिएक्टिव होगा या फिर वो नॉन रिएक्टिव होगा। अगर आपका रिजल्ट रिएक्टिव आता है यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, आपके बेबी के किक्स अच्छे हैं, आपके बेबी के मूवमेंट्स अच्छे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे किक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोसीजर का टाइम होता है 20 to 30 मिनट्स, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 3 जो है मूवमेंट्स या किक्स बच्चे की फील होनी चाहिए, और जो बच्चे की हार्ट रेट है वो 130 से 160 बीपीएम के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही में जब जब बच्चा किक मारता है या मूवमेंट करता है या बच्चा एक्टिव होता है, तो उस केस में उसकी जो हार्ट रेट होती है वो ऊपर और नीचे होती है। तो ये जो चेंजेस है वो आपके ग्राफ में दिखनी चाहिए। अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है या फिर सेम जो है वो आपको दिख रहा है उसके अंदर, ग्राफ के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे की जो हार्ट रेट है वो 135 बीपीएम ही दिखा रहा है ड्यूरिंग होल 20 to 30 मिनट्स, तो उस केस में इट्स अ प्रॉब्लम। आपकी जो बच्चे की हार्ट रेट है वो हर मिनट चेंज होनी चाहिए, और स्पेशली जब वो मूवमेंट करता है या किक करता है। तो बात करें नॉन रिएक्टिव की, तो अगर आपका बच्चा 20 to 30 मिनट्स में एक भी किक नहीं मार रहा है या फिर लेस देन 3 किक्स मार रहा है, तो फिर इस केस में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड बच्चे की जो हार्ट रेट है वो अगर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि बिलो 120 हो जाती है, 80 या समथिंग, या फिर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है यानी कि अबव 160 यानी कि 170 या 180 पार हो जाती है, तो उस केस में भी देयर इज अ प्रॉब्लम। तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेंगे। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली जो सिजेरियन के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे के पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना पहुंच रहा हो। इसीलिए डॉक्टर आपको इस केस में इमीडिएट एडमिट होने के लिए कहते हैं, एंड दे विल ट्राई टू इंड्यूस लेबर, या फिर हो सकता है सिजेरियन कर दें, एंड बच्चे की डिलीवरी जल्द से जल्द करवाने के लिए वो आपको कहेंगे। तो इट ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर सजेशन। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके रिपोर्ट्स में आता है तो आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, अगर नॉन रिएक्टिव आता है आपका रिपोर्ट्स में, तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि नॉन रिएक्टिव उस केस में भी हो सकता है जब आपका बच्चा जो है वो वोम के अंदर सो रहा हो या स्लीपिंग पोजीशन में हो। तो उस केस में जो बच्चा है वो आपकी जो है मूवमेंट्स नहीं करेगा या प्रॉपर्ली किक्स नहीं देगा, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे। इस केस में क्या होता है, बच्चे को उठाने की कोशिश की जाती है, स्टमक पर आपके पिंच किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी के थ्रू जिससे बच्चा जग जाए, ऐसी कोशिश की जाती है। और कुछ देर के बाद आपका एनएसटी स्कैन फिर से रिपीट किया जाता है टू चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन। साथ ही में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर माँ भूखी है, वो प्रॉपर्ली खा के नहीं गई है, तो उस केस में भी जो होता है वो बच्चा प्रॉपर्ली किक्स या मूवमेंट्स नहीं देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माँ होती है भूखी होती है, तो उसकी जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो एक्टिव नहीं शो करता है, वो किक्स नहीं देता है। फ्रेंड्स, मेरे केस में भी यही हुआ था। जब मैं स्कैन करवाने गई थी एनएसटी का, तब मैं कुछ खा के ही गई थी, बट वो जो प्रोसेस होता है ना उसमें वेट करते करते मुझे भूख लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले स्कैन करवा लेती हूँ, उसके बाद कुछ खा लूंगी। मुझे नहीं पता था, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जब भी एनएसटी स्कैन करवाने जाएं तो आप कुछ खाकर ही जाएं, क्योंकि मेरा क्या हुआ था, फिर से स्कैन रिपीट करना पड़ा था। मेरे बेबी के मूवमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं आ रहे थे, मुझे फील ही नहीं हो रहा था। एक दो बार किक्स हुए थे, बट 20 to 30 मिनट्स में। इसके अलावा मुझे मतलब उतनी एक्टिवनेस नहीं दिख रही थी बेबी की। अदरवाइज मेरा बेबी बहुत ही एक्टिव रहता था, दिन में मुझे काफी मूवमेंट्स और किक्स महसूस होते थे, बट उस टाइम पे मुझे मूवमेंट्स नहीं महसूस हो रहे थे। तो ये बात मैंने अपने डॉक्टर को बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसीलिए इम्प्रॉपर रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे की एफएचआर तो सही थी पर मूवमेंट्स कम थे। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि जाके कुछ खा के आओ, उसके बाद हम रिपीट करेंगे टेस्ट को। तो फिर मैं कुछ खाकर आई, एंड फिर 1 घंटे के बाद वो उन्होंने फिर से एनएससी स्कैन किया, एंड दिस टाइम रिपोर्ट्स वर नॉर्मल। बच्चे की काफी किक्स मुझे सुनाई दी थी। इस टाइम तो मुझे 8 से 9 किक्स हुए थे, एंड बच्चे की एफएचआर जो थी वो पहले से ही अच्छी ही थी। तो मेरे रिजल्ट्स तो अच्छे थे एंड आई वाज हैप्पी, बट बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमें 2 बार स्कैन करवाना पड़ गया। इसलिए अगर आप ये एनएससी स्कैन करवाने जा रही हैं तो कुछ खाकर जाएं, और साथ ही में यूरिन पास करके जाएं, यानी कि आपका ब्लैडर जो है वो खाली होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जब बारी आती है ये जानने की कि मुझे डॉक्टर ने क्यों एनएससी स्कैन सजेस्ट किया था, तो फ्रेंड्स पहला रीजन तो ये था कि मेरी ऑलरेडी एक प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री रही हुई है, जिस वजह से मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर ने, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बताना चाहती हूँ। और साथ ही में मुझे प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म हो गया था, तो वो भी एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे जो है एनएसटी स्कैन सजेस्ट किया।
बट ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी आपको यहाँ पर ध्यान बस ये रखना है कि आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपर्ली मॉनिटर करने हैं। दिन में जब जब आप खाना खाती हैं तब तक आपको उसके 1 घंटे के अंदर चेक करना है कि आपका बच्चा जो है वो कितने किक्स मार रहा है। किक्स में अगर कमी है तो आपको डायरेक्टली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और अगर किक्स वगैरह अच्छे हैं तो फिर यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। बट अगर इनमें से कुछ भी ऐसा होता है तो आपको डायरेक्टली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। फ्रेंड्स, मेरे तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे एंड मुझे काफी अच्छे किक्स एंड मूवमेंट्स भी होते थे बेबी के, बट फॉर सेफर साइड डॉक्टर ने क्योंकि सजेस्ट किया था तो हमने एनएससी स्कैन करवा लिया था हमारी तसल्ली के लिए। तो जैसा आपके डॉक्टर आपको कहते हैं आप भी उनको अकॉर्डिंगली फॉलो करें एंड अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी चीजें थी मुझे पता हो या फिर मैंने जो रिसर्च की थी वो मैंने सारी चीजें आपसे शेयर कर दी। मैंने आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी चीज इसमें समझ ना आई हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें।